विधायक श्री राम नरेश रावत जी, माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में जन विश्वास यात्रा के प्रति अपना समर्थन देने और अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां पर उपस्थित रायबरेली के मेरे भाइयों बहनों, मां गंगा की आंचल में बसा हुआ ऋषि मुनियों, क्रांतिकारियों, इस भूमि को मैं नमन करते हुए आज ईस्वी सन का 2021 की अंतिम तिथि है। कल हम लोग ईस्वी सन 2022 में प्रवेश करेंगे और आज का यह आपका ऐतिहासिक जो समर्थन है, उत्साह है, ये हम सभी को आराधित भी करता है, प्रोत्साहित भी करता है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और प्रदेश की सुख और समृद्धि के प्रति एक नए उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। जन विश्वास यात्रा आपके बीच में आ रही है। भाइयों बहनों, आज यहां पर हमारे मंचस्थ जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनपद रायबरेली के विकास से जुड़ी हुई 381 परियोजनाओं पे, जिन पर 833 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं या हुए हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। मैं जनप्रतिनिधियों को, अपने माननीय विधायकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं ये सभी योजनाएं आपके लिए फलीभूत होंगी और ये क्षेत्र इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करेगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से यह जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसकी शुरुआत तो स्वामी प्रसाद जी ने कर दी थी। स्वामी प्रसाद जी के बाद यहां पर पिछली बार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे और एमएलसी चुनाव के ठीक पहले श्री उमेश द्विवेदी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके विकास की इस लड़ाई में सहभागी बनने की वचनबद्धता दोहराई थी। आप सबने उन्हें समर्थन दिया। मैं इसके लिए आप सभी मतदाताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर रायबरेली सदर से विधायक श्रीमती अदिति सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया और आज इस ऐतिहासिक जनसभा में वे स्वयं भी भागीदार बनी है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आज वे इस जनसभा में स्वयं मौजूद हैं। इसके साथ ही हरिचंदपुर से विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह, आज उनकी औपचारिक घोषणा भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हो रही है, क्योंकि हमारे प्रदेश
प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री दयाशंकर सिंह जी इसी देश से आए हैं, लेकिन इनके आने के पहले ही राकेश प्रताप सिंह भाषण देकर के अपनी घोषणा स्वयं ही कर चुके हैं। लेकिन मैं इन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस बृहद परिवार से जुड़ करके कांग्रेस को रायबरेली से भी पूरी तरह उखाड़ने में और देश को जिस स्वच्छ और पारदर्शी सरकार की आवश्यकता यह देश महसूस कर रहा था और मोदी जी ने उस सरकार दी, उस सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके रायबरेली के समग्र विकास में, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में ये सभी जनप्रतिनिधि सहभागी बनेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं वास्तव में ये समझ नहीं पा रहा था कि रायबरेली यहां पे राणा बेनीमाधव जिन्हें कभी भी विदेशी हुकूमत की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वे इसके खिलाफ लड़ते रहे। वीरापासी के शौर्य और पराक्रम को कोई नहीं भुला सकता, लेकिन उस सब के बावजूद ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि हम लोग कांग्रेस जैसे मरे हुए सांप को गले में डाल करके और उसको ढोने के लिए मजबूर हुए थे। कोई आवश्यकता नहीं थी, ये जानते हुए कि कांग्रेस देश की समस्या है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाती है। कांग्रेस ने सदैव देश के हितों के साथ कुठाराघात किया है। देश के अंदर आतंकवाद की जड़, देश के अंदर अराजकता की जड़, देश के अंदर उग्रवाद की जड़, देश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़, देश के अंदर जातीय दंगे और देश के अंदर भाषाई दंगे कराने का दोषी कोई है तो वह कांग्रेस ही है। और रायबरेली एक तरफ मां गंगा की पूजा होती है, यहां पर अनेक ऋषि मुनियों ने अपनी तप और साधना से इस धरती को पवित्र किया, और दूसरी तरफ यही का समर्थन लेकर के जब ये लोग सरकार बनाते थे तो कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है। जो भारत की धरती पर जन्म न लिया हो वह व्यक्ति अगर एक बार कहे तो स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन जो भारत की धरती पर जन्म लेकर के भारत की जनता पर शासन करने का दम भरता हो, अगर वह व्यक्ति कहता है कि राम और कृष्ण नहीं हुए हैं तो देश की जनता को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अन्याय, ये आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा, ये लगातार होता रहा। याद करिए 2005 में जब राम सेतु को तोड़ने की साजिश रची थी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो शपथ पत्र दिया था, उस शपथ पत्र में कहा था कि राम और कृष्ण तो मिथक हैं, एक काल्पनिक है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे प्रभु के अस्तित्व को नकारने वाले लोग इस देश में कैसे शासन कर सकते हैं? राम और कृष्ण के अस्तित्व को न स्वीकार करने वाले लोग आखिर किस मुंह से रायबरेली के लोगों से जन समर्थन मांगने के लिए आते थे? लेकिन मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आज आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि एक एक करके कांग्रेस के इस कलंक से मुक्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते गए, और आज ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के मजबूती के साथ आगे बढ़कर के रायबरेली के समग्र विकास में अपना योगदान देंगे। भाइयों बहनों,
जन विश्वास यात्रा इन उपलब्धियों को लेकर के आपके बीच आई है। ये जन विश्वास यात्रा 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश आपके पास है। आपने 4 दिन 5 दिन पहले देखा होगा कुछ घटनाएं घटित हुई थी उत्तर प्रदेश में। भाइयों बहनों, घटना अचानक नहीं हुई है, कारण थे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 18,000 लोगों के लिए मकान स्वीकृत हुए थे, आवंटित नहीं हुए थे। किसी का मकान, एक भी मकान नहीं बना था। और 2017 से अब तक हम प्रदेश में 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। ये 43 लाख गरीबों को एक एक आवास आज जो प्राप्त हुआ है, 2,61,00,000 लोगों को जो शौचालय प्राप्त हुए हैं। भाइयों बहनों, पैसा पहले भी था, लेकिन पहले वो पैसा कैसे सत्ताधारी दल के नेताओं की जेब में और उनकी तिजोरियों को भरने में लगाया जाता था। आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, आप देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दिए जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। और भाइयों बहनों, एक बात और समझ में आई होगी, आप सबने देखा होगा कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके घरों में नोट की गड्डी भरी हुई थी। देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो पैसा लगा था, जो लगना था, उस पैसे को वहां न लगा करके इन लोगों ने अपने घरों को भरने के लिए लगाया था। और वही पैसा आज जब निकाला जा रहा है तो उनको बुरा लग रहा है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी, भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा बन गया है। भ्रष्टाचार के बगैर इनका काम ही नहीं चलता। विकास इनकी कोई सोच नहीं। याद करिए 2017 के पहले किसानों की स्थिति क्या थी, युवाओं की स्थिति क्या थी, प्रदेश के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या थी, कैसे भेदभाव होता था, कैसे गुंडा राज की स्थिति थी, कैसे पर्व और त्योहार आते थे और पर्व और त्योहार आते ही प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले जो दंगाई प्रदेश के अंदर पर्व और त्योहार के पहले दंगा करते थे, क्या आज उनमें दुस्साहस है कि वे दंगा कर पाएंगे? आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर दंगा करेगा तो उसे मालूम है कि 7-7 पीढ़ी दंगा की भरपाई करते करते थक जाएगी, लेकिन दंगा की भरपाई नहीं कर पाएगी, पीढ़ी गुजर जाएगी। और इसीलिए उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश हुआ। प्रदेश में दंगे नहीं तो पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने वाले पर्व और त्योहारों के साथ ही भाइयों बहनों, आज प्रदेश में निवेश हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश भी अब देश और दुनिया के सभी निवेशकों के सामने इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है कि उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 का प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है देश के अंदर। ये जन विश्वास यात्रा उसी नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज आपके बीच यहां पर आई है। भाइयों बहनों, 2017 के
पहले किसान बदहाल था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, कर्ज तले दबा हुआ था। 2017 में सरकार बनी, हमारी सरकार ने पहला फैसला किया और वह हमारी सरकार का पहला फैसला था, और वह फैसला था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम। भाइयों बहनों, कर्ज माफी से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक आज जिस प्रकार से किसानों को सम्मानित करके आगे बढ़ाने का कार्य किया, कल 1 जनवरी है और देश के 10 करोड़ किसानों को, उत्तर प्रदेश के 2,54,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते में प्रदान की जाएगी। 2,54,00,000 किसानों के खाते में राशि आएगी कल। ये राशि कांग्रेस भी दे सकती थी, कांग्रेस ने नहीं दिया। बुआ और बबुआ भी दे सकते थे, लेकिन उनके पास कहां फुर्सत थी। किसानों की चिंता करें, इसकी फुर्सत कहां थी। भाइयों बहनों, 2017 के पहले नौकरी निकलती थी और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय याद करिए, कोई नौकरी निकली और उस नौकरी के निकलते ही चाचा और भतीजे का गैंग वसूली पे निकल पड़ता था। सभी रिश्ते निकल पड़ते थे, महाभारत के सभी रिश्ते एक साथ वसूली में निकल पड़ते थे और वसूली के साथ सभी भर्तियां होती थी विवादित। न्यायालय लगाता था रोक, और रोक लगाने के साथ ही इसके बाद प्रदेश के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। न जाने कितने नौजवानों के भविष्य के साथ सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों ने अन्याय किया, लेकिन 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई और भाइयों बहनों, सरकार आने के बाद 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवान